फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की मेरी वीडियो उन तमाम फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर है जिन्होंने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि हमें एक ऐसी वीडियो बना दें, क्योंकि जब भी हम अब्रॉड या किसी बैरून मुल्क जाने के लिए, बहरीन, कतर या सऊदी अरब वगैरह में जाने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमसे अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके फिर हमें जवाबात नहीं आते, जिनकी वजह से हमारा जो इंटरव्यू जो है वो फ़ेल हो जाता है और हम बाहर जाने से रह जाते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं तमाम दोस्तों के लिए है। ये जो वीडियो है उन तमाम सवालात पर मबनी है जो कि तमाम दोस्तों से मैंने डिस्कस की, उनसे पूछा कि आपसे क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं, तो फिर उनने जो जो सवालात मुझे बताए उसी हवाले से ये वाली वीडियो जो है वो मैंने तैयार की है। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है कि पीपीई के 5 आलात के नाम बताएं। पीपीई के 5 आलात के नाम बताएं। तो पीपीई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीपीई से मुराद है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, यानी कि आपकी ज़ाती हफाजती आलात। 5 ऐसे आलात के नाम बताएं। 4 या 5 आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले आते हैं ग्लव्स, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है, तो सबसे पहली चीज़ आएगी ग्लव्स। उसके बाद आ जाता है सेफ्टी हेलमेट, और तीसरी चीज़ जो आती है वो सेफ्टी गॉगल्स, और उसके बाद आ जाते हैं सेफ्टी शूज़। सेफ्टी शूज़ ये लॉन्ग टाइप के भी हो सकते हैं और शॉर्ट टाइप के भी, क्योंकि ये इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आपने जो वर्क आपने करना है, काम करना है, वो किस जगह पर है। यानी कि कोई केमिकल वाला एरिया है, लिक्विड वाला, पानी वाला एरिया है, तो आप वहाँ पर लॉन्ग वाले ये सेफ्टी शूज़ इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी जगह पर जहाँ पर आपको कोई चीज़ वगैरह आपके पाँव पर गिरने का अंदेशा हो, तो उसकी जगह पर ये वाले सेफ्टी शूज़ जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको फिसलन से भी बचाते हैं और हर तरह से आपकी जो पाँव की हिफाजत करते हैं। उसके बाद आ जाता है एप्रन, या वो यूनिफॉर्म जो टाइट और चुस्त यूनिफॉर्म आपको दी जाती है, वो भी आपकी पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में ही गिनी जाती है, क्योंकि वो भी आपको हिफाजत करती है। अगर आपने कपड़े ढीले ढाले पहने हों और ऐसी जगह पर या ऐसी मशीनों पर काम कर रहे हों जहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, वर्किंग है, तो आपके कपड़े वगैरह उसमें एयर की वजह से या किसी भी तरह से उसमें फंस सकते हैं और आपके लिए किसी भी परेशानी का बायस बन सकते हैं या जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, पीपीई के 5 इक्विपमेंट, जिनमें ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी गॉगल, और उसके बाद एप्रन या आप अपना जो यूनिफॉर्म है उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह से ब्रेकर रखे जाते हैं और उनके मतलब पूछा जाता है। तो ये 2 टाइप के आपके सामने ब्रेकर्स हैं। ये ब्रेकर्स हैं एमसीबी, मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। ये एब्रीवेशन है मिनीएचर सर्किट ब्रेकर की। ये आपके पास सिंगल पोल में भी हो सकते हैं, इस तरह 2 पोल में भी, 3 पोल में भी और 4 पोल में भी ये दस्तयाब होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, अगर आपसे पूछे तो ये एक ब्लॉक है, ये ऑक्सिलरी ब्लॉक है। ये ब्रेकर के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से अटैच करते हैं और इसका क्या काम है। ये वाला जो ब्लॉक है, इसको ब्रेकर के साथ इस तरह से, ये देखें आप, इस जगह पर ये पॉइंट बना हुआ है और इसकी ये वाली जो नाब है, इसको इस जगह पर इस तरह से इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले मैं ब्रेकर को ऑन ऑफ करता हूँ, आप इसकी पोजीशन को चेक करें। ये देखें, जैसे ही मैं इसको ऑन या ऑफ़ करता हूँ, ये इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है, और इसकी भी इसी तरह पोजीशन के ऑन ऑफ होने से इसके ऊपर ये जो टर्मिनल बने हुए हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, ये फिर अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। यानी कि जैसे ही ब्रेकर ऑफ होता है तो ये जो नॉर्मली ओपन वाले हैं ये नॉर्मली क्लोज हो जाते हैं। इसकी मदद से हम पीएलसी या किसी भी जगह पर हमें ये सिग्नल मिल सकता है कि हमारा ये वाला जो ब्रेकर है वो ऑफ हो गया है या ट्रिप हो गया है। तो इसको आप इस तरह से इस ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद आप इससे ये वाला काम जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो ब्रेकर आते हैं ये है एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इन सर्किट ब्रेकर में और एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर में जो मेन डिफरेंस है, उसमें मेन डिफरेंस ये है कि इसमें आपको तो एक टेस्ट का पॉइंट मिल जाता है, यानी कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये ट्रिप होगा या नहीं होगा। जैसे ही ये मैं टेस्ट वाला बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो गया है। एक तो आप इसको ट्रिप करके चेक कर सकते हैं, और दूसरी जो बेसिक इसमें जो डिफरेंस है वो ये कि आप इसमें एम्पेयर की सिलेक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि ये एक ब्रेकर है 24 एम्पेयर से लेकर 32 एम्पेयर तक का, तो आप इसकी नाब को घुमाकर 24 एम्पेयर पे भी सेट कर सकते हैं, 28 पे भी, 32 पे भी। जैसे आप इसको घुमाएंगे
तो ये 24 एम्पेयर पे ट्रिप होने के लिए रेडी हो जाएगा, या 28 पे या 32 एम्पेयर पे। ये वाले जो तमाम MCCB यानी कि मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है, इनमें सबसे बेसिक चीज़ यही है कि आप इसको इस तरह टेस्ट पॉइंट से यानी कि ट्रिप करके चेक कर सकते हैं। और दूसरा, आप इसकी जो वैल्यू है एम्पेयर की जो सेटिंग है वो आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये भी MCB की तरह दो ही प्रोटेक्शन आपको मुहैया करते हैं, एक शॉर्ट सर्किट की सूरत में ट्रिप होने की और दूसरा ओवरलोड की सूरत में ट्रिप होने की। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है DOL यानी कि डायरेक्ट ऑन लोड स्टार्टर। तो ये भी अक्सर इंडस्ट्री में भी और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े कारखाने हैं, वर्कशॉप हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको खोल के इसके बारे में थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो ये मैं इसका जो कवर है, आप इन स्क्रूज़ की मदद से इसके कवर को खोल सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपने इनपुट पावर सप्लाई देनी होती है और यहाँ पर आप ये नीचे एक थर्मल ओवरलोड लगी हुई होती है। थर्मल ओवरलोड है, उसको भी इस्तेमाल करने का तरीकाकार मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसका रीसेट वाला पॉइंट है। अगर ये ट्रिप होगी तो ये इसका जो है वो टेस्ट वाला पॉइंट है। यहाँ से आप दबाकर आप इसको स्टॉप करके भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से इसको रीसेट भी कर सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है रीसेट और ये स्टॉप। इसको प्रेस करेंगे तो जिस तरह स्टॉप के बटन से DOL यानी कि स्टॉप हो जाएगी आपकी मोटर, इसी तरह स्टॉप के बटन से स्टॉप हो जाएगी। यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी जो एम्पेयर की सेटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आपने कितने एम्पेयर पे मोटर को सिलेक्ट करना है। इसको आप इस तरह से घुमाकर ये वाला जो निशान है इसके सामने आप जितने एम्पेयर पे ले आएंगे उतने एम्पेयर पे फिर इसकी सेटिंग हो जाएगी। तो ये तो थी DOL। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास पैनल कूलिंग फैन। ये किसी भी इन्वर्टर को या इलेक्ट्रिकल पैनल को उसके टेम्परेचर को कूल रखने के लिए, मुनासिब रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ रेटिंग में होते हैं, जिस तरह के ये पैनल है AC 220 वोल्ट, AC 220 वोल्ट का। और ये वाला जो हमारे पास पैनल, ये पैनल कूलिंग फैन है 110 वोल्ट का है। इसी तरह ये वाला जो है ये 24 वोल्ट का है। तो ये मुख्तलिफ पावर में मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल अक्सर पूछा जाता है, आपके सामने इस तरह से मल्टीमीटर रख दिए जाते हैं। तो मैंने आपके सामने 3 वक्त जो है ना डिजिटल मल्टीमीटर रखे हैं, इनको बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। ये AC और DC करंट यानी कि वोल्टेज को चेक करने के लिए कि सप्लाई कितनी आ रही है, आप इसकी मदद से रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं डायोड पे, और ये देखें आप फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं, इसको बोलते हैं क्लम्प मीटर या एम्पेयर मीटर। क्लम्प मीटर या एम्पेयर मीटर। क्लम्प मीटर जो होते हैं बेसिकली ये करंट की को नापने के लिए है कि कितने एम्पेयर करंट। इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि जो जिस तार का आपने करंट चेक करना है उसमें से इसके क्लम्प को इस तरह से लगा दिया जाता है और यहाँ पर जो रीडिंग है वो इसकी डिस्प्ले पे आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप उसकी सिलेक्शन करते हैं। ये इसकी नाव लगी हुई है, आपने देखे सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है 1000 एम्पेयर, तो साथ ही उसके नीचे आपको 2 सिंबल नज़र आ रहे हैं। ये एक AC का और ऊपर जो स्ट्रेट लाइन जो नज़र आ रही है ये DC की है। तो इसको आपने ये देखना, इस वक्त ये जो इसकी डिस्प्ले पे DC लिखा आ रहा है। तो आपने अगर इससे AC करंट की मेजरमेंट करनी है तो आपने सेलेक्ट वाला बटन ऐसे प्रेस करना है तो ये AC पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आप दोबारा से प्रेस करते हैं तो ये DC पे चला जाएगा। तो आपने पहले चेक कर लेना है कि आपने जो एम्पेयर लेने हैं, करंट की जो पैमाइश करनी है वो AC करंट है या DC करंट है। उसके बाद इसमें कुछ मल्टीमीटर वाले फंक्शन भी हैं, यानी कि इससे आप DC वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, AC वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, ओम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर भी आ रहा है और फ्रीक्वेंसी भी। लेकिन जो करंट की पैमाइश है वो आप इस डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से भी आप करंट की पैमाइश कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू के दौरान कुछ क्रॉस में भी जो सवालात पूछे जाएं। तो ये देखें, ये जो इस पे भी देखें एम्पेयर बना हुआ है और मिली एम्पेयर बना हुआ है और माइक्रो एम्पेयर, यानी कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से भी करंट की पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन ये एक शॉर्ट क्वांटिटी, यानी कि ये देखें 600 मिली एम्पेयर, और उसके बाद ये देखें हर 15 मिनट के बाद 30 सेकंड के लिए आप 10 एम्पेयर का करंट जो है वो इसकी मदद से एम्पेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी कि 10 एम्पेयर का जो करंट है
वो 30 सेकंड के लिए आप इससे पैमाइश कर सकते हैं AC या DC, लेकिन उसके लिए आपको इसकी ये वाली जो प्रॉब्स हैं इनको चेंज करना होगा। इधर से निकालेंगे, कॉमन वाली कॉमन पे ही लगी रहने देंगे और दूसरी इधर लगाएंगे और इसको लोड के सीरीज़ में हम लगा देंगे, तो इसकी मदद से भी हम करंट की पैमाइश जो है वो फिर कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो क्लैंप मीटर हैं इनमें जो करंट को मापने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस क्लैंप मीटर की बात करूं तो इसमें 600 एम्पेयर तक, उसमें सिर्फ 10 एम्पेयर तक और इसमें 600 एम्पेयर तक आप करंट की पैमाइश कर सकते हैं। और ये जो दूसरा क्लैंप मीटर मेरे पास मौजूद है इसमें आप 1000 एम्पेयर तक AC और DC जो करंट है वो उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये, इसको कहते हैं लक्स मीटर। ये रोशनी की पैमाइश के लिए, यानी कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पर कितने लक्स आ रहे हैं उसकी क्वांटिटी को जानने के लिए ये वाला मीटर इस्तेमाल होता है। तो इसको इस्तेमाल करने का थोड़ा सा तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है, इसको आपने ऐसे उतार लेना है। उसके बाद ये वाला जो बटन है इसको सिर्फ आपने प्रेस करना है, तो ये ऑटो पे लाइट को डिटेक्ट करेगा कि इस वक्त इस जगह पर कितने लक्स आ रहे हैं। तो ये देखिए 338 39 लक्स इस वक्त लाइट जो है वो इस जगह पर मौजूद है। इस जगह को आपने ये वाला जो पॉइंट है इसको लाइट के बिल्कुल नीचे या उसके सामने ले आना है ताकि आपको एक्यूरेट उसके जो लक्स हैं वो आपको फिर पता चल सके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ सामने आती है वो आ जाते हैं, ये देखें ये हमारे पास पुश बटन्स हैं। ये जो ग्रीन कलर का पुश बटन है इसको ऑन या स्टार्ट वाला पुश बटन बोलते हैं। इसमें एक नॉर्मली ओपन पॉइंट होता है और जिसके ऊपर नंबर लिखा है 3 और 4, ये नॉर्मली ओपन होता है। और दूसरा ये जो रेड कलर का पुश बटन है इसको पुश बटन ही बोलते हैं, लेकिन ये स्टॉप के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम मल्टीमीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। अगर तो इसके ऊपर नंबर दिए हों तो आपको इससे भी पता चल जाना चाहिए कि ये जो क्लोज वाले होते हैं उनका नंबर हमेशा 1 2 21 22 31 32 दिया हुआ होता है, जबकि ये जो ओपन वाला होता है नॉर्मली ओपन उसके नंबर हमेशा 3 4 2 3 4 यानी कि 23 24 33 34 इसी तरह 53 54 63 64 और ये वाले नंबर होते हैं। इनको आप मल्टीमीटर की मदद से चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए एक मल्टीमीटर को हम ऑन करते हैं और मैं आपको इसकी जो, अगर इसके ऊपर नंबर ना दिए गए हों तो आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो इस मल्टीमीटर को सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ और इसकी प्रॉब को ले जाता हूँ कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पे। तो ये वाला जो मल्टीमीटर है इसको हमने बीप वाले मोड पे कर लिया है। ये देखें जैसे ही मैं इसकी प्रॉब्स को मिलाता हूँ तो इस पर बीप आ रही है। तो ये वाला जो स्विच है इसकी बैक साइड पे आपने इस तरह से मीटर को लगा देना है। ये क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है तो ये देखिए इस पर पहले से ही रीडिंग आना शुरू हो गई है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो इस पर ये जो रीडिंग ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये किसी भी चीज़ को, किसी मशीन को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें से सप्लाई जो है वो गुजर रही होती है, जैसे ही हम इसको इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये उसको स्टॉप करवा देता है। ये वाला स्टॉप के लिए इस्तेमाल होता है और ये आम हालत में क्लोज पोजीशन में होता है। और उसी तरह ये जो ग्रीन वाला पुश बटन है ये आम हालत में ओपन पोजीशन में होता है। इसमें से एक जानिब जो हम सप्लाई दी होती है और दूसरी जानिब से इसकी सप्लाई आउट करने के लिए इसको प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही देखिए मैंने इसको प्रेस किया तो मीटर पे आपको बजर भी आ रही होगी और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ ये देखें। तो ये तो हो गए हमारे 2 पुश बटन्स। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो आपने बताना है ये पुश बटन्स हैं, ये ऑन या स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप या रोकने के लिए, या किसी भी मशीन को ऑफ़ करने के लिए है। ये स्टॉप या ऑफ़ के लिए, ये स्टार्ट या ऑन के लिए। ये भी इसी तरह 2 पुश बटन है। उसके बाद आ जाता है ये एमरजेंसी स्विच। इसमें भी क्लोज पॉइंट ही होते हैं 2, लेकिन इसमें और ऑफ जो बटन है उसमें बेसिकली जो डिफरेंस ये है कि आप इसको जब एक मरतबा से ऐसे प्रेस कर देते हैं तो ये उस वक्त तक रिलीज़ नहीं होता, मशीन को उस वक्त तक चलने नहीं देता जब तक आप इसको इस तरह से मूव करने के बाद इसको छोड़ते नहीं हैं। यानी कि ये देखें पहले उसी जगह पर ये होल्ड हो जाता है और जैसे ही आप इसको ऐसे मूव करते हैं तो ये अपनी जगह से फिर वापस आ जाता है और क्लोज पॉइंट दोबारा से क्लोज हो जाते हैं। इसके लिए बाकायदा ऊपर से ये एरो की भी बना हुआ होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपने इसको किस जानिब घुमाना है इसको रिलीज़ करने के लिए। तो इसको बंद करने के लिए आपने ऐसे प्रेस करना है तो ये प्रेस हो जाएगी और फिर इसको आपने ऐसे घुमाना है तो ये रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो कई मशीनों पर ये इस तरह के की स्विच लगे होते हैं। ये की स्विच होते हैं इसलिए क्योंकि इनके पीछे भी इसी तरह ऑक्सिलरी लगी होती है।
नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। जैसे ही आप इसकी मदद से इसको ऑन करते हैं तो मशीन की पावर जो है वो ऑन हो जाती है, और इसकी मदद से आप लाग लगा कर अगर आप चाबी बाहर निकाल लेते हैं तो फिर कोई दूसरा शख्स इस मशीन को ऑन नहीं कर सकता, जबकि आप खुद दोबारा से चाबी लेकर उस जगह पर नहीं आते। तो इसको बोलते हैं की स्विच। उसके बाद इस तरह के आपके सामने रखी जा सकती हैं, तो इसको आपने देखना, और ये वेरिएबल्स हैं। कुछ लोग इसको पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं, तो आप इसको पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के वॉल्यूम्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्वर्टर्स में उनकी स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और LCDs वगैरह में आपने देखा होगा कि उनकी ब्राइटनेस वगैरह को भी कंट्रोल करने के लिए इस तरह के जो वॉल्यूम्स हैं वो लगे हुए होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाती हैं ये इंडिकेशन लाइट्स। ये इंडिकेशन लाइट्स आपने मुख्तलिफ पैनल्स के बाहर देखा होगा कि रेड, येलो और ब्लू यानी कि तीनों फेज़ों की मौजूदगी के लिए ये इंडिकेशन लाइट्स होती हैं। इनकी बैक साइड पर ये 2 टर्मिनल पॉइंट होते हैं, और यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि ये कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाली है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट AC, तो ये 220 वोल्ट AC अगर आप इसको देंगे तो ये वाली जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। ये वाली जो रेड, येलो और ब्लू, ये वाली तीनों फेजेस की मौजूदगी के चेक करने के लिए कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं, इसको पैनल की आउटसाइड पर लगाया जाता है। और इसी तरह किसी मोटर के या मशीन के किसी पार्ट्स के बारे में कि वो ऑपरेशन में है, उसके लिए ये वाली ग्रीन लाइट यूज़ की जाती है। तो ग्रीन इंडिकेशन हमें ये बताती है कि आपकी जो मोटर है या जो भी इक्विपमेंट है वो इस वक्त रनिंग में है या नहीं। और ट्रिप की सूरत में भी ये रेड वाली इंडिकेशन इस्तेमाल की जाती है। तो अगर वो मशीन या मोटर जो आपने लगाई हुई है अगर वो ट्रिप हो जाती है तो ये वाली इंडिकेशन वहाँ पर लगा दी जाती है, जिसके ऑन होने से आपको ये पता चल जाता है कि ये चीज़ ट्रिप हो गई है। ये होगी इंडिकेशन लाइट। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर्स की तरफ। तो इस वक्त मेरे पास काफ़ी किस्म के मुख्तलिफ जो है वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर्स मौजूद हैं। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक मूविंग पॉइंट्स और एक फिक्स पॉइंट्स। मैं एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर का थोड़ा सा कवर उतार के आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसमें ये देखें, इसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो आपके ये वाले जो पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ये इसके फिक्स पॉइंट है, जहाँ पर हम एक जानब इसकी इनपुट सप्लाई देते हैं और एक जानब से आउटपुट सप्लाई जो है हम लेते हैं। तो जैसे ही इस पे इस कॉइल पर, कॉइल जो होती है इसकी मुख्तलिफ रेटिंग में हो सकती हैं। जैसे कि इस कॉइल, ये जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल है 100 से 110 वोल्ट AC। और इसी तरह मैं आपको एक और मैग्नेट कॉन्टैक्टर दिखाता हूँ कि ये वाला जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल के जो वोल्टेज हैं 200 से लेकर 220 वोल्टेज, और इसके हैं 100 से लेकर 110 वोल्टेज। तो आपने जब भी मैग्नेट कॉन्टैक्टर को रिप्लेस करना है या किसी जगह पर लगाना है तो सबसे पहले आपने कॉइल के जो वोल्टेज हैं उनको चेक करना है कि कॉइल वोल्टेज कितने हैं। तो इसके साथ ऑक्सिलरी ब्लॉक्स भी इस्तेमाल होते हैं। इन मैग्नेट कॉन्टैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए इनके साथ कंट्रोल के टर्मिनल भी होते हैं। तो ये देखें, जैसे इनके ये नॉर्मली ओपन पॉइंट, नॉर्मली क्लोज पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट हैं वो इस्तेमाल होते हैं इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को आपने किस तरह से होल्ड करना है इसको ऑपरेट करने के लिए, ये वाले। और कुछ के साथ इस तरह से इजाफी ब्लॉक्स भी मिलते हैं। अगर ये वाले जो आपके पास पॉइंट कम हो जाए तो आप इजाफी इस तरह से ब्लॉक्स भी लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी ब्लॉक्स। इसमें भी अलग से नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट मौजूद होते हैं। एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके साथ 1 और 2 लिखा हो हमेशा ये नॉर्मली क्लोज होते हैं। जिस तरह की ये देखिए 61 और 62, उसके बाद 71, 72, यानी कि जिसके साथ ये 1 और 2 आएगा वो नॉर्मली क्लोज होंगे, और जिसके साथ ये 3 और 4 यानी कि जैसे ये 83, 84 तो ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है। ये तमाम जो है इस वक्त पड़े हुए हैं ये ऑक्सिलरी ब्लॉक्स हैं। आप इनको मुख्तलिफ मैग्नेट कॉन्टैक्टर्स के ऊपर उनको होल्ड कराने के लिए और मुख्तलिफ किस्म से इनके फंक्शन लेने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैग्नेट कॉन्टैक्टर इस तरह के भी होते हैं जिनमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है। ये 2 मैग्नेट कॉन्टैक्टर एक साथ उन्होंने फ़िक्स किए हुए, इसमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है। इनको अक्सर उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर मोटर को रिवर्स और फारवर्ड चलाना हो, क्योंकि रिवर्स और फारवर्ड चलाने में आपको पता है कि जो रेड और येलो और ब्लू जो फेज़ हैं उनमें से 2 फेज़ को आपस में इंटरचेंज किया जाता है। अगर एक ही टाइम में दोनों मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से फिर शार्ट सर्किट होगा। तो लिहाजा ये वाले जो हैं वो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग वाले मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग से मुराद ये है कि अगर ये एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर इस वक्त ऑन है
तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, दूसरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर उस वक्त ऑन नहीं होगा जब तक कि ये वाला मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ़ नहीं हो जाता। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को लगाने से पहले सबसे पहले आपने उसकी कॉइल के वोल्टेज देखने हैं, उसके बाद इसकी रेटिंग देखनी है। इसके ऊपर ना रेटिंग लिखी होती है कि ये कितने किलोवाट का लोड जो है वो बियर कर सकता है, कितने किलोवाट की मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये तो थे मैग्नेट कॉन्टैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइमर। ये मेरे पास टाइमर ले मौजूद है, इसको टाइमर बोलते हैं। आपके सामने इस तरह से वो आपको दिखा सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो आपने ये बताना है कि ये टाइमर है। इसमें ये A1 और A2 इसकी कॉइल के वोल्टेज हैं। ये वाला जो टाइमर है इसकी भी आपने देखना है कि कॉइल कितने वोल्टेज की है। ये वाला जो टाइमर इस वक्त मेरे पास मौजूद है, इसमें मल्टी ऑप्शन मौजूद है। इसको आप 220 वोल्ट यानी कि AC पर भी चला सकते हैं। अगर आप A1 और A2 पर इनपुट देंगे तो आप इसको चला सकते हैं AC सप्लाई पर। अगर आप DC पर चलाना चाहते हैं 24 वोल्ट DC पर, तो आपने एक वायर लगानी है A3 पर और एक लगा देनी है A2 पर। तो आप इसको फिर DC 24 वोल्ट की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये इसका तारा जो है कॉमन पॉइंट है और ये एक नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन पॉइंट इसमें मौजूद है। तो ये हो गए इसके टाइमर। उसके बाद इस तरह आपके पास ये आ जाते हैं PVC कनेक्टर। ये दो वायर्स को आपस में जॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये वाले जो PVC कनेक्टर हैं इनको इस तरह की ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर लगा दिया जाता है। मोटर के या कंट्रोल के जो फिर कनेक्शन हैं वो इनके साथ कर लिए जाते हैं। इसके भी दो पॉइंट होते हैं, एक वायर आप इस जगह पर कनेक्ट करते हैं और एक वायर को आप इस जगह पर कनेक्ट कर सकते हैं और जहाँ से आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से फिर इसको टाइट कर सकते हैं। इसको इस तरह से स्ट्रिप के ऊपर लगाकर फिर इस्तेमाल किया जाता है। इसको उतारने के लिए यहाँ से फिर आप इसको इस तरह से पुश करते हैं और आप इसको उतार भी सकते हैं। उसके बाद इस तरह ये जो सामने आपके रखे हुए हैं इनको थिम्बल या केबल लग्स बोलते हैं। ये वाले जो है आई टाइप या इसको पिन टाइप थिम्बल बोलते हैं या केबल लग्स बोलते हैं। इसको ओ टाइप या रिंग टाइप। ये जो ओ टाइप या रिंग टाइप जो थिम्बल्स होते हैं या केबल लग्स होते हैं, ओ टाइप के जो केबल लग्स हैं ये इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड दो तरह के मार्केट में दस्तयाब हैं। इनको ये जो आई टाइप के थिम्बल्स हैं इनको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि केबल इनमें डाल के उसके ऊपर इस तरह का पंच इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको इस तरह इसके होल में आपने इंसर्ट करना है और इसको इस तरह से प्रेस कर देना है और इस तरह से आपने प्रेस कर देना है। और ये वाले जो इस तरह के पिन टैप या आई टैप थिम्बल को फिर इस तरह कनेक्टर वगैरह में लगाकर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाले जो यू टाइप के जो केबल लग्स हैं इनको इस तरह मैग्नेट कॉन्टैक्टर वगैरह में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका बेसिकली इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्लेक्सिबल या दूसरी केबल जो होती हैं उनके रेशे बाहर ना रह जाएँ और एक दूसरे के साथ टकराकर शॉर्ट सर्किट होने का बायस ना बने। इनको इस तरह यू टाइप के जो लग्स हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ओ टाइप के ये जो लग्स हैं इनको अक्सर मोटर में कनेक्शन करने के लिए या LT-HT पैनल पे या ब्रेकर वगैरह पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर इनके ऊपर इस तरह से स्क्रू वगैरह लगना हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये एनकोडर या रिजॉल्वर। इस तरह आपके सामने रखा हुआ होगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है। तो आपने एनकोडर और रिजॉल्वर में जो बेसिकली डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी एनकोडर होगा ये मैं इसका कवर आपके सामने उतारता हूँ। तो ये इसका कवर मैंने आपके सामने उतारा है। जो एनकोडर होता है उसमें हमेशा एक डिस्क होती है। ये देखिए इस जगह पर एक डिस्क आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली डिस्क होती है। इसके ऊपर ये जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे तो इसमें एक कट होते हैं और ये वाला जो सेंसर है उसके ऊपर सेंसर लगे होते हैं जो कि इस डिस्क को डिटेक्ट करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक चक्कर इसका कंप्लीट करने के बाद ये दोबारा से ज़ीरो पे वापस आ जाता है। ये हमेशा किसी भी चीज़ की डिग्री को यानी कि वो कितनी डिग्री पर इस वक्त मौजूद है डिग्री को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको एनकोडर बोलते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें ये इसका 0 पॉइंट है इस वक्त इस जगह पर, तो ये 0 से लेकर 360 पर जैसे ही जाएगा तो 360 पर जाने के बाद ये दोबारा से इसको 0 कर देगा अपनी वैल्यू को। ये वाली जो डिस्क है इसमें यहाँ पर इस जगह पर एक डिस्क लगी है ये वाली। जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊँगा
तो ये देखें डिस्क घूमती है और दोबारा से ज़ीरो पे हो जाएगा। लेकिन ये जो रिजॉल्वर है इसके बिल्कुल बरअक्स होता है, ये अपना एक रोटेशन यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद दोबारा ज़ीरो पे नहीं आता। आप इसको जैसे जैसे घुमाते जाएंगे ये अपनी वैल्यू को, ये मुख्तलिफ़ किस्म की लेंथ को, स्पीड को मैयर करने के लिए फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक चक्कर पे अगर इसने 50 लेंथ को मैयर करना है तो 50 के बाद ये ज़ीरो पे दोबारा नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट रोटेशन में ये 51 से शुरू होगा और फिर 100, 200, 300, 400 और फिर आप इसको पीएलसी की मदद से उसी जगह से फिर ज़ीरो रीसेट करके यानी कि ज़ीरो पे वापस ला सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, इस तरह आपके सामने रखे हुए हो सकते हैं, इनको बोलते हैं PT100, क्योंकि ये प्लाटिनियम धात के बने हुए होते हैं। बेसिकली ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए, टेम्परेचर को कि इस वक्त किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मापने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लाटिनियम धात के बने होते हैं और 100 इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी जो रेजिस्टेंस है, इसके जो वाले पॉइंट्स हैं वो 100 ओहम होती है। अगर हम इस वक्त इसको मल्टीमीटर की मदद से मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। मल्टीमीटर को इस वक्त देखिए, मल्टीमीटर को मैंने ओम पे सिलेक्ट कर लिया है। ये इसका जो रेड वाला है ये इसका जो कॉमन पॉइंट है, और ये दो ब्लू वाले हैं जो इसको अलग अलग से इसमें जो सेंसर लगा है उसके पॉइंट हैं। तो मैं एक रेड पे लगाता हूँ और एक ब्लू पे लगाता हूँ, तो आप मीटर पे रीडिंग देखें 110 ओम आ रही है। यानी कि अगर जो टेम्परेचर इस वक्त जो टेम्परेचर है वो मेरे पास थोड़ा सा लैब में, क्योंकि एसी चल रहा है, एसी की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, इस वजह से इसकी रीडिंग थोड़ी ज़्यादा आ रही है। वरना 35 से 36 टेम्परेचर यानी कि 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम तक इसकी जो रेजिस्टेंस आती है, इस वजह से इसको PT100 बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूज़। ये इस तरह के ग्लास फ्यूज़, ये मुख्तलिफ एम्पेयर और मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। तो इसको ये HRC फ्यूज़ हैं। ये देखिए आपके सामने 16 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, और ये है फ्यूज़ ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक है इसमें इस तरह से फ्यूज़ जो है उसके अंदर फिक्स होता है। ये मुख्तलिफ़ जगह पर जो पैनल में जो इंडिकेशन लाइट्स वगैरह होती हैं वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और काफ़ी जगह पर जो ब्रेकर की जगह पर ये इस्तेमाल होते हैं। ब्रेकर समझ लें इस फ्यूज़ की जो है वो जदीद किस्म है, क्योंकि फ्यूज़ में ये मसला है कि जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो ये फ्यूज़ बर्न हो जाता है, जल जाता है। उसके बाद हमको रिप्लेस करके नया ही ब्रेकर लगाना पड़ता है। लेकिन जो हम MCB या इस तरह के जो ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होती है, ओवरलोड होने की सूरत में ब्रेकर क्या करता है, ऐसे ट्रिप कर जाता है और आप उसको दोबारा से ऑन कर लेते हैं। लेकिन ये वाले जो फ्यूज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एक मेन बेनिफिट वो ये है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारी ये जो MCB है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी होने की वजह से इसके अंदर जो सर्किट बना हुआ है, जो इसके अंदर मैकेनिज़्म है उसमें जंग आ जाता है या वो कभी कभी काम नहीं भी करता। तो लेकिन फ्यूज़ में ये मसला नहीं होता, इसमें जैसे ही आपका करंट ओवर होगा तो ये उसको ट्रिप करवा देगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफार्मर। तो इस तरह आपके सामने रखे हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये देखिए इसके PRI वोल्टेज यानी कि प्राइमरी वोल्टेज है 400 वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज है 220 वोल्टेज। यानी कि ये 400 वोल्टेज इसमें इन करते हैं हम, तो ये हमें 220 वोल्टेज देता है। यानी कि इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये 400 वोल्ट लेकर 220 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अगर ये 220 वोल्ट इन हो और 400 वोल्टेज आउट हो तो इसको फिर हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ये देखिए 0 वोल्ट से 220 वोल्ट इसकी इनपुट, और ये देखिए 0 से 380 और 400 वोल्ट ये इसकी आउटपुट। इस तरह यही भी एक ट्रांसफार्मर मेरे पास मौजूद है। तो ये भी स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो आपके सामने जब भी ये रखे हैं तो आपने ये बता देना है कि ये ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ये इसकी आप रेटिंग से बता सकते हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं सिलेक्टर स्विच। ये भी मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। ये मेरे पास ऑटो रिवर्सेबल सिलेक्टर स्विच है, ऑटो रिवर्स। इसको जैसे ही मैं ऐसे छोड़ता हूँ तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। यानी कि ये किसी भी चीज़ को सिर्फ टेम्परेरी तौर पर चलाने के लिए ये वाला जो सिलेक्टर स्विच है इस्तेमाल होता है। ये वाला सिंगल वे यानी कि 1 वे सिलेक्टर स्विच है, और इस तरह ये मुख्तलिफ डबल वे में भी मिल जाते हैं। जैसे कि आपने वापडा से इसको ऑफ़ किया और दोबारा से आप सोलर पे चले गए, या किसी भी मोटर को ऑटो और ऑटो से ऑफ फिर इधर मैनुअल करने के लिए ये वाले सिलेक्टर स्विच जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं।
उसके बाद ये आ जाते हैं लिमिट स्विचेस। ये मुख्तलिफ़ जगह पर किसी भी चीज़ की लिमिट को एंड पोजीशन पर या पहली पोजीशन पर जो है ना वो इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। जैसे ही इसके सामने कोई चीज़ आती है तो ये वाली जो लिमिट प्रेस होती है तो जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है वो नॉर्मली ओपन में और नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में शिफ्ट हो जाते हैं और पीछे पीएलसी को सिग्नल चला जाता है, या इसकी मदद से अगर हमने मोटर को ऑन किया हुआ है तो मोटर स्टॉप हो जाती है। ये डिफरेंट टाइप के इस तरह से आपके सामने रखे हो सकते हैं। ये कॉइल पर भी ऑपरेट होने वाले होते हैं। ये देखिए ये वाला जो लिमिट स्विच है ये कॉइल पर ऑपरेटेड है। 24 वोल्टेज वाली जो इसके ऊपर हम कॉइल लगाएंगे, कॉइल लगाकर इसको ऑपरेट करेंगे तो उस सूरत में ये इसको ऑन ऑफ करेगा। उसके बाद ये हमारे सामने जो इन्वर्टर या वीएफडी पड़ी है, वीएफडी यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स। इसकी मदद से हम किसी भी मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये भी मुख्तलिफ इनपुट्स और आउटपुट्स में होती हैं, यानी कि ये 220 इनपुट्स में भी हो सकती हैं, 340 में, 110 में भी। आपने इसको लगाने से पहले हमेशा इसकी रेटिंग को, इनपुट पावर को, आउटपुट पावर को देख के फिर इसको लगाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये मेटल डिटेक्टर सेंसर हैं, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं। तो ये 2 वायर और 3 वायर 4 वायर में भी हो सकते हैं। ये वाले अगर ये देखिए हमारे पास ये वाला जो एक सेंसर है ये 3 वायर सेंसर है। इसकी ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये इसके इनपुट पॉइंट है और ये इसका आउटपुट पॉइंट है। तो आपने इसको भी हमेशा लगाने से पहले ये काम इस तरह करते हैं। अगर देखना है ये 24 वोल्ट वाला है तो इसके ऊपर बाकायदा इसकी जो डायाग्राम बनी हुई होती है जिसके ऊपर ये मेजर किया होता है कि आपने किस जगह पर सप्लाई देनी है और आपको आउट पे जो सिग्नल आएगा वो क्या मिलेगा। मैं आपके सामने यही वाला एक सेंसर जो है वो रखता हूँ। ये देखिए इसकी ब्राउन और ब्लैक और ये ब्लू, ये जो ब्राउन और ब्लू जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसकी इनपुट पावर सप्लाई है जो कि आप दे सकते हैं 6 से लेकर 36 वोल्ट डीसी तक, यानी कि 6 से 36 वोल्ट डीसी तक आप इसकी सप्लाई दे सकते हैं। और इसके आगे जैसे ही कोई मेटल आएगा, लोहे की चीज़ आएगी, तो ये यहाँ पर हमें ब्लैक पॉइंट पर आउटपुट सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि इसकी इनपुट जो पावर सप्लाई है वो 6 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट डीसी। इसकी जो इनपुट पावर सप्लाई है वो आपने ब्राउन पे प्लस और ब्लू पे नेगेटिव देनी है और ब्लैक पे आपको पॉजिटिव आउटपुट इससे मिलेगी। इसी तरह मुख्तलिफ जो दूसरे सेंसर हैं, किसी से आपको नेगेटिव इनपुट मिल सकती है, क्योंकि ये आपने अपनी पीएलसी के हिसाब से देखना है कि आप जो पीएलसी है उस पर या जो आपने इसे मैग्नेट कॉन्टैक्टर वगैरह ऑपरेट करवाए हैं वहाँ पर आपको पॉजिटिव सिग्नल चाहिए या नेगेटिव। उसके बाद ये आ जाती है मैग्नेट कॉइल्स। ये मैग्नेट कॉइल्स हैं, अगर आपके सामने रखी जाए तो ये भी इसी तरह मुख्तलिफ वोल्टेज की होती हैं, कोई 24 वोल्ट की, 220 वोल्ट की और 110 वोल्टेज की। उसके बाद ये आ जाती हैं ग्लास रिले। ये ग्लास रिले इनका फंक्शन भी यही है कि आप इनको एक सिग्नल देकर आप इससे काफ़ी चीज़ें, यानी कि अगर इसकी कॉइल, पहले तो आप इसकी कॉइल की बात करें तो ये देखें ये वाली जो ग्लास रिले है ये 100 वोल्ट कॉइल यानी कि 100 वोल्टेज एसी वाली इसकी कॉइल है। और अगर मैं दूसरी की बात करूं, इसी तरह ये वाली जो मेरे पास मौजूद है ये 24 वोल्ट डीसी वाली है। तो आपने सबसे पहले कॉइल के वोल्टेज देखने हैं कि 24 वोल्ट है, 1 वोल्ट, 110 वोल्टेज हैं, 220 वोल्ट। उसके बाद इसके ये जो पॉइंट्स होते हैं, कॉमन पॉइंट और ये नॉर्मली क्लोज और फिर उसके बाद नॉर्मली ओपन, उसको देखने के लिए इसके ऊपर एक डायग्राम भी बनी हुई होती है जिसकी मदद से आप इसके पॉइंट्स चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये माइक्रो रिलेज हैं, ये भी मुख्तलिफ पैनल्स में इस्तेमाल होती हैं। इसके भी 5 पॉइंट्स होते हैं, 2 इसके ये वाले जो कॉइल के पॉइंट और 3 जो है एक कॉमन पॉइंट, एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये है पावर सप्लाईज़। ये एसी यानी कि 220 वोल्ट लेकर हमें 24 वोल्ट आउटपुट दे रही हैं, यानी कि एसी को डीसी में भी तब्दील कर रही हैं और 24 वोल्ट डीसी दे रही हैं। ये भी इसी तरह एसी 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। एल एन यानी कि ये इसकी एसी इनपुट है और V2 कॉमन यानी ये कॉमन वाली जो नेगेटिव है और ये इसकी प्लस वोल्टेज है। और इसी तरह अगर इसके वोल्टेज आपकी जो आउटपुट है वो 24 से कम या ज़्यादा आ रही हो तो आप इस वेरिएबल की मदद से इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली भी, और इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप इसके वोल्टेज को अप या डाउन भी कर सकते हैं। ये भी एक पावर सप्लाई है जो कि 440 इनपुट से हमें दे रही है 24 वोल्ट डीसी। उसके बाद ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपने अक्सर देखी होगी इलेक्ट्रिक चौक,
और ये उसका स्टार्टर है, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो ज़्यादातर एलईडी रॉड्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ज़्यादातर जो बेसिक जो इलेक्ट्रिशियन जो न्यू है उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, तो वो ये भी पूछ लेते हैं। क्योंकि ये वाला जो देखिए ये जो स्टार्टर है, इसमें एक चीज़ जो और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो छोटे वाली ट्यूब रॉड होती है उसके लिए S2 वाला जो स्टार्टर इस्तेमाल होता है, और बड़ी ट्यूबलाइट के लिए S10 वाला। तो यहाँ इसके ऊपर ये लिखा भी होता है, ये देखिए 4 से 22 वाट, ये स्टार्टर के ऊपर लिखा हुआ है 4 से 22 वाट, यानी कि ये छोटे वाली जो ट्यूबलाइट है उसके लिए ये सूटेबल है। छोटे वाली जो ट्यूबलाइट है इसको ये चलाएगा, बड़ी वाली ट्यूबलाइट इसकी मदद से नहीं चलेगी, वरना वो ब्लिंकिंग करती रहेगी। उसके बाद अक्सर ये हीट स्लीव्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ये हीट श्रिंक स्लीव है, अक्सर वायर वगैरह को जॉइंट लगाने के बाद उनके ऊपर ये वाली जो स्लीव है उनको इस तरह से लगा दिया जाता है, और उसको फिर इस तरह जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये देखिए उसका साइज जो सुकड़ के केबल के हिसाब से हो जाता है, और ये केबल के ऊपर फिक्स होकर एक अच्छा इंसुलेटर बन जाती है, एक अच्छी इंसुलेशन जो है ना वो मुहैया करती है। तो ये डिफरेंट कलर्स में भी मिलती हैं, जिस तरह की ये देखें मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, रेड, येलो और ब्लू। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के हवाले से थी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो आज की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ के मतलब, उसकी वर्किंग के मतलब कि वो किस तरह से काम करती है, या उसका मतलब मुकम्मल प्रोसीजर सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या आप इसके अलावा भी अगर कोई आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।